नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम अलग अलग विषयों की और उनसे संबंधित विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, आइए डालते हैं नजर। गेहूं और जौ फसल की देखभाल और साथ ही जायद में दलहनी फसलों की खेती, दो विषय हैं। इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं, आप नोट कर लें। हमारे नंबर 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं गेहूं और जौ फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही जायद दलहनी फसलों की खेती के बारे में भी आपको आज बताएंगे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आप गेहूं या फिर जौ फसल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अच्छी फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और साथ ही हम बात करेंगे जायद में दलहनी फसलों की खेती के लिए। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो ये छोटा एक स्पैन होता है, बीच में विंडो होती है किसानों के पास, जिसमें वो इस तरह की दलहनी फसलों की खेती कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है बल्कि हमारे किसानों के पास एक अच्छा विकल्प भी रहता है कि कोई ऐसी फसल ले जिससे उनको थोड़ी अतिरिक्त आय भी हो सके और खेत भी खाली ना रहे। तो दोनों ही विषयों पर हम बात करेंगे। दो हमारे साथ मेहमान हैं आज के कार्यक्रम में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है शिवाधर जी आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आपसे हम गेहूं और जौ फसल की देखभाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े जो भी सवाल होंगे उनका आप हमारे दर्शकों को जवाब देंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि स्काइप पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। हम विक्रम जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं सस्य विज्ञान संभाग, कृषि विश्वविद्यालय नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका भी कार्यक्रम में। आपसे हम जायद में दलहनी फसलों की खेती के बारे में समझेंगे। इससे जो भी जुड़े हुए सवाल होंगे उनका भी हम आपसे जवाब लेंगे अपने दर्शकों के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहले मैं शिवाधर जी आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि हम गेहूं और जौ की फसल की बात कर रहे हैं, देखभाल के बारे में हम अपने दर्शकों को आज बताने वाले हैं। इससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें और इस वक्त स्थिति क्या है फसलों की? जी हाँ, इस समय हमारे किसान भाइयों के फसल जिन्होंने समय से बो दी थी उनकी फसल बाली की अवस्था पर है, उनकी बाली आई हुई है और फसल में दाना भराव की अवस्था चल रही है। जिन किसान भाइयों ने देर से बोई थी, दिसंबर में भी थी, उनकी भी फसल लगभग 2-2.5 महीने की हो गई है और कहीं पे बाली निकलने की अवस्था हो रही है, कहीं बूट स्टेज में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है या जो दाना बनने, बाली निकलने से लेकर दाना बनने तक की अवस्था है, उस अवस्था में हमारा गेहूं चल रहा है। तो हमारे सभी किसान भाइयों को ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे मुख्य बात है, क्योंकि हम जब खाद डालते हैं, खाद का समय ज़्यादातर जितनी भी हम खादें डालते हैं वो 45 दिन तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 45 दिन की अवधि के बाद फिर रह गया खरपतवार नियंत्रण, जो हम उससे करते हैं, खरपतवार नाशियों से करते हैं, वो 35 दिन से ज़्यादातर नहीं कर सकते। अब मुख्य काम रह जाता है सिंचाई और बाकी देखभाल। तो इस सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फसल की अवस्था के अनुसार जी। और चूंकि इस समय फसल का ऊपरी भाग भारी हो जाता है बाली होने की वजह से, और हम सिंचाई अगर करते हैं कि अगर ज़मीन हमारी भूमि में बलुई भूमि हुई तो ज़्यादातर ये उम्मीद रहती है कि जैसे ही हम सिंचाई करेंगे और ज़रा भी हवा चल गई तो पूरी की पूरी फसल गिरने का अंदेशा रहता है। और फसल अगर बहुत अच्छी है तो ऐसे में उसके चांस और भी बढ़ जाते हैं फसल गिरने के। तो हमारे किसान भाइयों को ये पहली सलाह ये है कि आप जब भी पानी लगाएं तो हल्की सिंचाई करें, थोड़ा हवा का रुख देखें। अगर हवा तेज़ चल रही हो तो सिंचाई ना करें जी। और अगर सिंचाई करें तो शाम तक हवा बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप सिंचाई हमेशा शाम को करें। शाम का समय ज़्यादा उपयुक्त होता है कि उस समय हवा थोड़ी कम हो जाती है, तो ऐसे में हमारी फसल गिरने से बच जाती है। इस समय जो सिंचाई करने का समय है, फसल में कौन सी फसल में सिंचाई करें, कौन सी में ना करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जो बहुत ज़रूरी अवस्थाएं होती हैं हमारे गेहूं के लिए। तो सिंचाई के लिए एक तो जो अवस्था इस समय चल रही है, एक तो बूट बोलते हैं जिसे, जब हमारे बाली खुलने की अवस्था होती है, बाली निकलने की अवस्था होती है, उस समय पानी लगाना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा पानी लगाना आवश्यक होता है जब दाना
में मिल्क स्टेज कहते हैं, जिसमें दाने में दूध भरने की अवस्था होती है, उस समय पानी लगाना बहुत आवश्यकता होता है। जी जी। और उन फसल को भी आवश्यकता होती है पानी की, कि जिसमें दाना थोड़ा थोड़ा भरने लगे और हल्का कड़ापन आने लगे, तब भी पानी की एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके तो आपने मोटे तौर पर जो भी मुख्य बातें हैं उनके बारे में जानकारी अभी दे दी है, लेकिन अगर हमारे दर्शकों को कुछ समस्या आ रही है, उन्हें कुछ समस्याओं का समाधान चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इस समय रबी फसलें पकने की अवस्था में आने लगती हैं। गेहूं की फसल इस समय फूल निकलने से लेकर दाना भरने या दाना सख्त होने की अवस्था में है। इस अवस्था में मिट्टी में नमी की कमी होने से उपज में कमी आ जाती है। ऐसे में किसान फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करे। इससे गर्म हवाओं का दाने बनने पर बुरा असर कम होगा और तेज हवाओं से फसल गिरेगी भी नहीं। आमतौर पर बौने गेहूं की ज्यादा उपज लेने के लिए हल्की और दोमट या भारी दोमट मिट्टी में पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करनी चाहिए। इन अवस्थाओं में पानी की कमी का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। सिंचाई हमेशा हल्की मिट्टी में 6 सेंटीमीटर और दोमट या भारी दोमट मिट्टी में 8 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। बौने गेहूं में बुआई के अनुसार 5वीं दुग्धावस्था में सिंचाई करें। ये अवस्था बीज बोने के 100 से 105 दिनों बाद आ जाती है और छठी सिंचाई दाने भरने की अवस्था में करनी चाहिए। ये अवस्था बीज बोने के 115 से 120 दिनों बाद आ जाती है। गेहूं में अंगमारी, चूर्णी लासिता रोग और भूरा रतुआ रोग लगने की आशंका रहती है। इन रोगों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। वहीं अगर जौ की बात करें तो पछेती जौ की बुआई में तीसरी व आखिरी सिंचाई दूधिया अवस्था में बुआई के 95 से 100 दिनों बाद करें। जौ की फसल को पकने के तुरंत बाद काट लेना चाहिए, जिससे फसल गिरने और दाने झड़ने से नुकसान कम हो। जौ का दाना हवा से नमी सोखता है। ऐसी जगह भंडारण करें जिससे उसमें कीट ना लगें। ये निमेटोड के कारण लगता है। बौने, पीले और सूखे पौधे इस रोग के आम लक्षण हैं। जड़ों में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। रोगी जड़ें झाड़ीनुमा और ज्यादा फैलाव वाली हो जाती हैं। निमेटोड के नियंत्रण के लिए 1 या 2 साल के लिए जौ की रोगरोधी किस्में ही लगाएं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया जौ के बारे में और गेहूं के बारे में। हमारे दूसरे मेहमान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। विक्रम जी हैं। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम बात करें जायद में दलहनी फसलों की खेती के बारे में, तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है और हमारे किसान क्यों इस तरह की फसलों का चुनाव करें? किसान भाइयों, देखिए, जिन किसान भाइयों के खेत अभी आलू के खेत, सरसों के खेत ये खाली हो रहे हैं, वहाँ पे अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो गर्मियों में उड़द और मूंग की खेती, दलहनी फसलों की खेती करके किसान भाई अपना और अपने मृदा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। इसमें उड़द और मूंग 2 दलहनी प्रमुख फसल है। इनकी बुआई का समय शुरू हो रहा है। तो उड़द बुआई के पूर्व आप खेत को अच्छी तरह पलेवा करके खेत की तैयारी करें, उसके बाद ही बुआई करें, क्योंकि अगर पलेवा नहीं देंगे तो बुआई के बाद पौधे में थोड़ी सी समस्या आएगी। इसलिए बुआई से पूर्व खेत में बड़ा पलेवा दें। पलेवा देने के बाद खेत को अगर संभव हो तो एक बार मिट्टी पर हल से जुताई कर दें और उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या हैरो चला करके और उसमें रोटावेटर चला के खेत को बढ़िया से तैयार कर लें। खेत पूरी तरह से बराबर समतल रहेगा तो आपके दलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो समय है मूंग का और उड़द का, इन दोनों का समय, मूंग जो है वो आपका 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं और मूंग के लिए उड़द 15 फरवरी से 10 मार्च का समय उपयुक्त होता है। इस समय बुआई करें। अगर बुआई में विलंब होगा तो समस्याएं आएंगी। जब उस समय फलियां पकेंगी, फलियां पकते समय उसमें अगर बारिश हो जाएगी, गर्म हवाएं चलेगी तो वो दानों को, अगर दाने बने हुए हैं और बारिश हो जाएगी तो वो दाने उन्हीं फलियों में अंकुरित हो जाएंगे। तो ये समय का विशेष ध्यान रखें और इसी समय से अपने बीज की बुआई करें। तभी आपको, ये एक ऐसा समय है जो आपको रबी और खरीफ के बीच में
एक अच्छी आय वाली 10 से 12 क्विंटल आपको दलहनी फसल का उत्पादन किसान भाइयों को मिल सकता है। की बुआई करके अपनी मृदा का और अपना विश्वास बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि देखिए थोड़ा सा जो समय बाकी रहता है और आज के समय में किसान ये नहीं चाहते कि उनका खेत खाली रहे, तो कोई ना कोई फसल वो लेते रहे। ऐसे में ये एक अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। और देखिए फसल चक्र में भी इसका विशेष स्थान रहता है इन फसलों का, और कैसे कम समय में आप एक ऐसी फसल भी प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपका खेत भी खाली नहीं है और उससे कुछ आमदनी भी आपको हो रही है। चलिए देखते से जुड़ी ये रिपोर्ट। रबी और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। अगर आप जायद में दलहनी फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो मूंग और उड़द बो सकते हैं। मूंग की बात करें तो वैसे तो मूंग दलहनी फसल है, लेकिन इसे जायद के दौरान हरी खाद के रूप में भी बोया जा सकता है। रबी की कटाई के बाद खेत खाली हो तो आप मूंग बो सकते हैं। गन्नों के साथ मिश्रित फसल के तौर पर भी मूंग को बोया जा सकता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मूंग में थ्रिप्स, जैसिड और सफेद मक्खी के हमले की आशंका रहती है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर उड़द की बात करें तो उड़द की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। उड़द के खेतों में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई हल्के पीछे कुंडों में की जानी चाहिए। 2 कुंडों के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद जमीन की नमी बनाए रखने के लिए हल्का पाटा लगा दें। जायद सीजन में 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 18 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। बुआई के लगभग 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 50 दिन बाद करें। उड़द में अक्सर मोजैक रोग लग जाता है। इसमें रोग के विषाणु सफेद मक्खी के जरिए फैलते हैं। रोकथाम के लिए समय से बुआई करें और मोजैक अवरोधी किस्मों को ही बोएं। इसके अलावा अगर फसल में मोजैक से ग्रसित पौधे दिखाई दे तो उन्हें उखाड़ कर अलग कर दें। रोगों और कीटों का प्रकोप होने पर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय कर सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि जो जायद की दलहनी फसलें हैं उन्हें कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से आप फसलों की देखभाल करें, कौन कौन से कीट और बीमारियों का खतरा बना रहता है, आशंका बनी रहती है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार भी इस तरह की फसलों को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। दलहन में हम आत्मनिर्भर हों, इसके लिए किसानों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि दलहनी फसलों की तरफ वो अपना रुख करें। तो अगर आप दलहनी फसलों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, यानी जायद की जो दलहनी फसलें हैं, कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। शिवाधर जी, अब जैसे हम गेहूं और जौ फसल की देखभाल के बारे में बात करें, मोटे तौर पे आपने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि ये वो समय है जब ऊपरी हिस्सा जो बालियां हैं वो भारी हो रही होती है और अब हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में तेज़ हवाएं भी पिछले 1-2 दिनों में चल रही, खासतौर पर जो हमारी गेहूं वाली बेल्ट है। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी हाँ, ऐसा है। इसमें ऐसा देखा जाता है, अगर मौसम की जो पूर्वानुमान होता है उसमें संभावना होती है कि भारी बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है, तो और सिंचाई हम जैसे 1-2 दिन में करने वाले हैं, तो हो सकता है उस सिंचाई को हम 1-2 दिन टाल भी सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने सिंचाई लगाई और सिंचाई के बाद तुरंत आंधी पानी और बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो ऐसे में निश्चित ही आपकी फसल गिर जाती है। और फसल गिरने से क्या होता है कि कम से कम आप मान के चलिए कि 10% 15% तक नुकसान हो ही जाता है, चाहे कितने भी सावधानी बरतो। तो इस तरीके से सिंचाई में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। कभी कभी आपने देखा है कि हम जो ऊसर भूमियाँ हैं, ऊसर भूमियों में अगर हम जरा भी ज़्यादा पानी भर देंगे तो वो खेत में बहुत समय तक खड़ा रहता है पानी और वो उसका निच्छालन नहीं हो पाता है। और ऐसी भूमियों में जरा भी हवा चले तो फसल बहुत जल्दी गिर जाती है। तो ऐसी जगह भी बहुत हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और हमेशा हवा के रुख को देखकर और मौसम को देखकर ही हम सिंचाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जी, डॉक्टर विक्रम के पास चलते हैं। डॉक्टर विक्रम, जो जायद की दलहनी फसलों की खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि देखिए समय आ ही गया है, तो ऐसे में हमारे किसान अभी से किन बातों का ध्यान रखें, कैसे तैयारी करें, क्या कोई विशेष फसलें हैं जो दलहनी फसलों में जिनके बारे में आप क्षेत्र के अनुसार बताना चाहेंगे कि वहाँ हमारे किसान चुनाव कर सकते हैं, किस्मों के बारे में भी साथ साथ बता दें।
जी हाँ, देखिए किसान भाइयों, जो उड़द और मूंग की खेती है, ये दोमट मिट्टी और इस तरह की जो खासकर बहुत अधिक अगर बलुई मिट्टी ना हो और बहुत अधिक चिकनी मिट्टी ना हो, तो हर मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। इन दो चीजों को बचाते हुए आप इसकी खेती कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आप खेत की तैयारी के पहले जुताई कर पलेवा दे दें, पलेवा के बाद ही आप खेत की बढ़िया से तैयारी करें और खेत समतल हो, क्योंकि क्या होता है कि जब खेत बहुत समतल नहीं है तो जब आप पानी लगाएंगे तो जिन स्थानों पे पानी लग जाएगा वो फसल खराब होने की संभावना होती है, क्योंकि दलहनी फसलें जो है अगर अधिक पानी लग जाता है तो वो खराब हो जाती है। जी। खेत को समतल बना लें और असंभव हो तो छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। और उसके बाद बीज जो है आपको, चूंकि ये गर्मी की फसल है तो इसमें बीज थोड़ा से ज्यादा लगेगा। उड़द और मूंग में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है और उड़द में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस बीज को लेकर के आप बीज को पहले शोधित कर लें। बीज शोधन आप सीरप या कार्बनडाजिम, जी इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा ले सकते हैं। 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसका शोधन करें। इसके अलावा बीज को कल्चर से भी शोधित करें, जिसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग आप करें। 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलो बीज के लिए आवश्यक होता है। तो जितना आपको बीज लेना है उस बीज के हिसाब से आप अपने राइजोबियम कल्चर को ले लें। इसको राइजोबियम कल्चर को लेकर के पानी को उबाल कर पका लें और उसके बाद उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप अपने कल्चर को उसमें मिलाएं और मिला करके उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम धूल अवश्य मिला दें और मिला करके फिर अपने बीज पर इसका जो है एक परत लगा दें मिला करके और उसको फैन से सुखा लें। और सुखाने के बाद जो आपका खेत तैयार है उस खेत में 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी मूंग में रखी जाती है और उड़द में 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हुए इसकी बुआई करें। और बुआई के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है जी, वो पहली सिंचाई की बात। बिल्कुल सिंचाई के बारे में बात करेंगे। जी विक्रम जी कॉलर हैं, सेवाराम जी हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ से मैं कॉल किया। एक बार सवाल ले लेते हैं इनका। जी सेवाराम जी बताइए क्या सवाल है। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि गेहूं के अच्छे पैदावारी के लिए कब तक बोएं? जी ठीक है, गेहूं के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, चूंकि आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं और गेहूं की पैदावार के लिए वैसे तो जो सही समय बोने का होता है, जो उत्तरी पश्चिमी मैदान है उनके लिए कहा जाता है कि आप 5 से 15 नवंबर के बीच में अवश्य बो दें। लेकिन छत्तीसगढ़ जो हमारे जो केंद्रीय मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं उसमें हम 10 दिन देर तक भी बो सकते हैं। हम यूँ कहिए कि हम 10 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय होता है, उत्तम समय होता है। इसमें पौधे को बढ़वार का पूरा समय मिल जाता है और ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम 25 नवंबर के बाद देरी करते जाते हैं वैसे ही आपकी फसल, चूँकि आपके यहाँ गर्मी जल्दी पड़ने लगती है, 15 फरवरी के बाद तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगता है और जब दाना भरने की अवस्था में अगर तापमान तेज़ी से बढ़ता है तो ऐसे में हमारी फसल की जो उपज होती है गेहूं की फसल में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे किसान भाई कम से कम 25 नवंबर तक अपनी फसल अवश्य बो दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। और फसल के पकने के समय पर जो ज़बरदस्ती पकने की बात होती है कि बहुत ज़्यादा तापमान हो गया और फसल और समय चाहती थी लेकिन उसे पकना पड़ा, उस तरीके की बात ना हो और समय मिल जाए फसल को अपने दाना भरने का। जी जी, तो आप जो है सही समय से बोएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। बिल्कुल, तो सही समय से बोना बहुत ज़रूरी है। और एक कॉलर है इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो जी अमित राय जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, ग्राहक का में मूंग फसल की बुआई करनी है, कौन सी किस्म सही रहेंगी? आप समझ पा रहे हैं सर इनका सवाल? गुजरात में एक बार फिर से नहीं उत्तर प्रदेश से मूंग की बुआई करनी है। मूंग की बुआई करनी है, अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं। विक्रम जी मूंग की बुआई करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से है ये, गाजीपुर से। देखिए मूंग का जो बुआई का समय है वो अब शुरू हो गया। 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप बुआई का समय होता है।
इसको खेत को भी मैंने जैसा आप खेत की तैयारी कर लें। इनमें जो प्रजातियां जो सम्राट है, मालवी है, मालवी जनप्रिय है, ये प्रजातियां 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो इनका बीज आपको मिल जाएगा। आपके सम्राट जो प्रजाति है वो बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका दाना हरे रंग का होता है और बढ़िया गोल दाना होता है और इसमें आपको 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि बुआई से पूर्व खेत में जो पलेवा है वो अवश्य, क्योंकि जो सिंचाई करने का समय होता है 20 से 25 दिन के पहले अगर आपने सिंचाई कर दी तो आपका उत्पादन घट जाएगा। इसलिए बुआई से पूर्व आपने पलेवा दे करके आप खेत को बढ़िया नमी बना करके बुआई करेंगे, तभी आप 20 से 25 दिन बाद ही आप सिंचाई कर पाएंगे। सिंचाई अगर आपने पहली सिंचाई पहले कर दी तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। फिर उसका कारण ये है कि जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उस समय उसमें गांठें अच्छी नहीं बन पाएंगी, तो उत्पादन आपका बाधित हो जाएगा। तो ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की आप बुआई करेंगे और समय से बुआई करेंगे तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिल पाएगा। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए कैसा? नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि गेहूं की अंतिम छोर की सिंचाई होनी है, क्योंकि इसमें अगर गेहूं सूख गया तो कमजोर पड़ जाएगा। मतलब अगर हवा में गेहूं गिर गया तो उसमें हमें जो है चूहों का प्रकोप पड़ जाता है, कीटों का प्रकोप पड़ जाता है और कंबाइन मशीन से हमारी कटाई नहीं हो पाएगी। तो हम कौन सी सावधानी बरतें? दूसरी चीज, हम गेहूं काट ले उसके जो अवशेष बच जाते हैं, हराली जिसे कहते हैं, तो उसको हम खेत में किस प्रकार जजब करें कि उसको कटाई करने के बाद तुरंत हमें उर्द या मूंग, दलहनी फसल या कोई अन्य फसल लेनी पड़ती है, तो उसकी तैयारी किस प्रकार से हम करें? जी, आपने मिश्रा जी बहुत सारे सवाल एक साथ दोनों विषय से जुड़े हुए सवाल हो गए, तो बहुत अच्छी बात है आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान की ऐसी समस्याएं होती हैं कि किस तरीके से करें। हम एक तरफ तो आपसे कह रहे हैं बहुत हल्की सिंचाई करें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि सिंचाई जरूर करें। तो जाहिर है कि आपको दुविधा तो होगी कि ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इस दुविधा के लिए यही एक बात है, अगर हम बरसात हो रही है, हवा चल रही है, अगर ज़्यादा गहरी जुताई सिंचाई कर देंगे, ज़्यादा पानी लगा देंगे तो निश्चित ही फसल गिर जाएगी। और आपने जितनी परेशानियां बताई हैं कि कटाई में दिक्कत होगी, चूहे खा जाएंगे और वो अवशेष भी खराब होगा और उपज भी कम हो जाएगी। तो हम यही ध्यान रखें भाई, एक तो मौसम का पूर्वानुमान आजकल हमारे सरकार की तरफ से हमारे रेडियो में, हमारे टीवी में हमेशा बताया जाता है कि किसान चैनल पर मौसम का हाल आता है रहता है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें और उस सिंचाई उसके हिसाब से करें। 1-2 दिन आगे पीछे करने में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते, तो हल्की सिंचाई करें और हल्की सिंचाई करके आप अपनी फसल को पानी की जो कमी है उससे बचाएं, मतलब जिससे कि दाने सही तरीके से भरें। तो सिंचाई को सही समय पर करने की कोशिश करें और मौसम का मिजाज देखते हुए करें जी। तो मैं तो यही कहूँगा। एक और कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो सर, कुछ बाकी रह गया था? हाँ बताइए, मैं दूसरे साथ में बोल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? जी विपिन कुमार, आप सीतापुर उत्तर प्रदेश से बात करें, सवाल बताएं अपना। हाँ जी टेलीविजन की आवाज पहले आप म्यूट कर दें। जी मेरा सवाल ये है कि गेहूं में बालियां निकल रही है मैम। हाँ और गेहूं में बालियां निकल रही है मैम जी, आगे बताएं। तो उसमें कौन कौन से उर्वरक डाले जाए? बालियां निकल, अच्छा इस समय सर कुछ उर्वरक डाल सकते हैं? देखिए ऐसा है, गेहूं में जब बालियां निकलने लगती हैं तब कोई भी उर्वरक डालने से कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ एक फायदा हो सकता है, कभी कहीं हमने देखा है कि जिंक की कमी होती है, तो ऐसे में उर्वरक न डाल के जिंक का छिड़काव किया जा सकता है। घोल बनाकर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और को हम करीब 400-500 लीटर पानी में मिलाकर और हम छिड़काव कर सकते हैं। तो जिंक से इससे दाने सुडौल होंगे और जिंक की मात्रा दानों के अंदर ठीक ठाक बढ़ जाएगी।
तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन और किसी खाद के डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कभी भी बाली निकलने के बाद कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए। सभी किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी जो हमारे कि उसका अवशेष प्रबंधन की बात जो कर रहे थे कि किस तरीके से जो गिर गया उसको कैसे उठाएं या उसको करें। तो आजकल कंबाइन से हार्वेस्ट होने वाला है, कंबाइन से काटने वाली व्यवस्था के साथ में कंबाइन में एक पीछे मशीन लगती है। उस मशीन से अगर खेत में ही आपको बिखेरना है, जो डंठल रह जाते हैं उनको खेत में मिलाना है, तो आजकल पानी लगाकर और रोटावेटर लगाने की व्यवस्था है। और चूंकि गेहूं का भूसा कभी ज़्यादातर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि उसको हम बाहर ही निकाल लें, क्योंकि महंगा आजकल किसी इलाके में, मध्य उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, 18 रुपये किलो हो रहा है गेहूं का भूसा। तो ऐसे बहुमूल्य चीज़ को हम ज़मीन में मिलाने के बजाय अगर उसे निकाल कर जानवरों के चारे के लिए अगर रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए ट्रैक्टर से चलित रीपर आ रहे हैं आजकल बाजार में, जो कि उन डंठलों को भी काट के इकट्ठा कर देते हैं। बेलिंग मशीनें आ रही हैं, वो भी कर देते हैं। बड़े पैमाने पर प्राय से कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे पैमाने पर आपके यहाँ हो रही है खेती, तो उसको हाथ से भी काट के इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि उस बहुमूल्य फसल अवशेष को अगर आपके पास सुविधा है और अगर श्रमिक हैं, तो आप उसको अगर कटवा के रखवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा ज़मीन में मिलाने के लिए तरीका मैंने बताया, रोटावेटर चलवा के आप अच्छे से उसको मिला सकते हैं। जी, विक्रम जी के पास चलते हैं। विक्रम जी, जैसे कि आपने बताया था अभी कि कौन कौन सी फसलों का हमारे जो दर्शक हैं वो चुनाव कर सकते हैं, ऐसे में क्या क्षेत्र के अनुसार कुछ विशेष किस्में भी हैं जो कि बेहतर विकल्प हो सकता है किसानों के लिए, अगर उनके बारे में आप बताना चाहें? देखिए, जैसा कि मैं बताऊंगा कि आपकी वो पहली सिंचाई है उसका समय 20 दिन के बाद करना है। और उसके बाद क्योंकि गर्मी में आप सूरज और मूंग ले रहे हैं तो बराबर इसमें सिंचाई करते रहना है। ये सिंचाई हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे, जैसा आपको मृदा है उस मृदा के आधार पर आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई आपको लगातार करते रहना है। उसका तरीका यह है कि आपको कैसे पता लगे कि अब सिंचाई का समय आ रहा है, सिंचाई करना चाहिए। आप दिन में दोपहरी के समय, दिन में 12 बजे के आसपास जब आप खेत में जाए तो आप देखेंगे कि पत्तियां थोड़ी सी सिकुड़ी हुई दिखेंगी। तो ऐसे में उसमें तुरंत सिंचाई की व्यवस्था करें। इसके अलावा जो अगली बात आती है उर्वरक की, उर्वरक जो क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं जिसमें नत्रजन वाली उर्वरक की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन का प्रयोग करना है। 60 से 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम फास्फोरस, और अगर संभव हो तो 15 से 20 किलोग्राम पोटाश आप दे सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप जो फास्फोरस है वो आप DAP की जगह अगर सिंगल सुपर फास्फेट से आप उसका प्रयोग पौधे को दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस समय आलू के खेत खाली हो रहे हैं, उसमें भी अगर आप उड़द मूंग की खेती करना चाह रहे हैं तो आलू के खेत में नत्रजन देने की आवश्यकता दलहनी फसलों को नहीं है, क्योंकि उसमें आलू में इतनी नत्रजन का प्रयोग होता है कि उड़द और मूंग की खेती के लिए उसमें नत्रजन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, इतना उर्वरक का प्रयोग करें। इसके बाद आती है जो अगली बात हमारी खरपतवार नियंत्रण। ये बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। बिल्कुल, खरपतवार एक बड़ी समस्या हो जाती है विक्रम जी। अगर सही समय पर उनका निवारण नहीं किया गया तो हमारी जो मुख्य फसल है उसके भी पोषक तत्व खरपतवार चूस जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरीके से खरपतवार का प्रबंधन करें हमारे किसान। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में
एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे किसान गेहूं और जौ की देखभाल करें, और इसके साथ ही हम जानकारी दे रहे हैं जायद में दलहनी फसलों के बारे में। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसानों के लिए। और चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें कॉल कर पहुंचा सकते हैं हम तक। हमारे 2 टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभी हम फ्लैश कर रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आइए विक्रम जी के पास चलते हैं। उससे पहले कॉलर है शमशेर सिंह है हमारे साथ, जिन्होंने हरियाणा से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। शमशेर जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैं शमशेर सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। कपास के साथ मूंग की खेती कर सकते हैं? किसकी कपास के अंदर मूंग लगा सकते हैं क्या? मूंग की खेती जानना चाहते हैं? कपास के साथ मूंग, दोनों कपास के साथ मूंग। विक्रम जी, कपास के साथ क्या ये मूंग की फसल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कपास के साथ मूंग की खेती कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो कपास और मूंग की एक साथ फसली खेती की बात ये करना चाहते हैं, तब फसली खेती की जा सकती है। लेकिन जो मूंग होगी वो उठी हुई कतारों में है, क्योंकि कपास को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और आपको कम आवश्यकता पड़ती है। तो आप मूंग और उड़द दोनों की खेती आप कपास, क्योंकि कपास की जो कतार से कतार की दूरी होती है वो 60 से 65 सेंटीमीटर होती है। इस एक कतार के बीच में आप कम से कम 2 लाइन आप उड़द और या मूंग की आप दे सकते हैं। तो इसमें जो प्रजातियां आपने बताई है इनका आप चयन करके आप इसकी खेती आप फसली खेती आप किसान भाई कर सकते हैं। जी, एक दर्शक है हमारे साथ नईमुद्दीन है, जिन्होंने झांसी से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है नईमुद्दीन जी आपका। मेरा सवाल ये है कि जो मूंग उड़द जायद में जो बुआई करते हैं इसका शोधन FIR के क्रम में किया जाता है, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम के बाद ये गुड़ का लेपन करने का क्या योगदान है इसमें उत्पादन में? जी जी विक्रम जी क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो राइजोबियम का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं दलहनी फसलों में जो उड़द और मूंग है
इसमें जड़ों में गांठें बने, और ये गांठें जो है, जो वातावरण में नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग यूरिया के द्वारा अपने खेतों में देते हैं, ये वातावरण में 78% ये नाइट्रोजन आपके हवा में तैर रही है। इस नाइट्रोजन को वो बैक्टीरिया आपके मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए ये जो राइजोबियम कल्चर होता है, ये वही बैक्टीरिया होता है, और ये खाद ये देना है कि अलग अलग फसल का अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है। और इसमें जो गुड़ मिलाया जाता है, गुड़ इसलिए मिलाया जाता है कि जो आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करे, मतलब इनकी संख्या तेजी से बढ़े, और आपकी जमीन में आप पहुंच करके ये वातावरण की नाइट्रोजन को इसमें फिक्स करें, स्थिरीकरण करें, जो आपका जो पौधा है, इसका जो उगत फल है, इसको नाइट्रोजन को उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त अगली फसल को भी नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो दलहनी फसल की जो खेती है, वो आम के यहाँ गुठलियों के नाम कहा जाता है। ये आपको अपने उस फसल के लिए भी नाइट्रोजन देती है, और अगली फसल को भी नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है, और मृदा को ऑर्गेनिक कार्बन भी उपलब्ध कराती है। तो राइजोबियम कल्चर का ये प्रयोग है, इससे आपके पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और आपके पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। जी बिल्कुल। और विक्रम जी, जैसे कि ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि खरपतवार प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो इसके बारे में बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी। जी हाँ, ठीक है। खरपतवार, हालांकि गर्मियों में बहुत अधिक खरपतवार नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर खरपतवार का नियंत्रण आप प्रारंभिक अवस्था में नहीं करेंगे, तो ये आपकी फसल का 15 से 20%, 25% आपका उत्पादन कम कर देगा, और जो आप उसको उर्वरक और दवाओं का प्रयोग आप करेंगे, वो पौधों के अलावा पौधों के अतिरिक्त आपके खरपतवार भी ले जाएंगे। अगर संभव हो, बहुत अधिक एरिया ना हो, क्षेत्रफल ना हो, तो इसको खुरपी से या फिर बीज रोप से मैनुअल अगर इसमें खरपतवार नियंत्रण करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक बार जो आपके फसल है, ये 20 से 25 दिन के बाद पहली इसकी निराई गुड़ाई किसान भाई कर ले, और अगर दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यक पड़े तो 30 से 35 दिन पे कर ले। उसके बाद इसमें कोई भी निराई गुड़ाई नहीं करना चाहिए। 35 दिन के बाद अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं और खरपतवार में रह जाते हैं और आप चाहते हैं निराई गुड़ाई कर दें, तो वो आपकी फसल को नुकसान करेगा। तो आप 35 दिन के पहले ही अपनी फसल को निराई गुड़ाई कर लें, और ये उसके बाद निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप पहली निराई गुड़ाई करेंगे, तो एक जो सख्त बनी पहली सिंचाई के बाद जब आप अपने निराई गुड़ाई करेंगे, तो वो एक बार फिर से खुल जाएगी, और आपका हवा और पानी का संचार अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा। और अगर क्षेत्रफल अधिक है और आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दवा पेनिसिलिन है। जी विक्रम जी, एक कॉल आ रही है हमारे पास, एक कॉल लेते हैं पहले। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपके हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। प्रीतम जी हमारे साथ हैं, आप हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि जो गेहूं की पत्तियां हैं, वो उस पे भूरे भूरे धब्बे आ रहे हैं, तो क्या कारण है और उसका मतलब रोकथाम क्या है? ठीक है, डॉक्टर शिवाधर जी क्या बताएं? देखिए, इस समय ऐसा होता है कि जो पत्तियां या हमारे कई तरीके के जो रस्ट होते हैं, कई तरीके के बीमारियां होती हैं, इस समय आती हैं जब थोड़ा सा बरसात मौसम में तापमान बढ़ने लगता है और नमी भी होती है मौसम में, तो इस तरीके की ये बीमारी आती है। रतुआ भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये पूरा ब्राउन कलर का है या भूरे कलर की है, तो हम इसे ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। और इसके लिए पहले तो हम सबसे पहला उपाय ये होता है कि रोग रोधी इसके लिए प्रजातियां लगाएं। लेकिन और दूसरा ये जो उपाय होता है कि हम हमेशा बीज को शोधित करके ही बोएं। और तीसरा उपाय होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसमें हम टिल्ट आजकल आता है उसका 0.1%, यानी कि 1 लीटर में 1 मिलीलीटर, 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवाई डाल के और उसका छिड़काव करें। और छिड़काव करने के बाद अगर देखें वो
असर नहीं हो रहा है या कम असर हो रहा है तो एक हफ्ते बाद फिर छिड़काव कर सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल हो जाए, लेकिन रोग रोधी प्रजातियां या नई प्रजातियां बोने पर इसका प्रकोप कम होता है। जी जी बिल्कुल। तो एक और कॉलर हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी राजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं जसपुर छत्तीसगढ़ से। बताएं सवाल। जी सवाल बताइए। अभी हम उड़द का फसल ले सकते हैं क्या? उड़द की फसल के बारे में जानना चाहते हैं। विक्रम जी क्या बताना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ से हैं, जसपुर से। हाँ उड़द की बुआई का समय बस शुरू हुआ है। 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि अगर मार्च के ही अंदर आप बुआई कर लें तो ठीक है। अगर मार्च के बाद बुआई कर रहे हैं तो कम अवधि की प्रजातियों की बुआई करें और उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि पानी की व्यवस्था वहीं पे इसकी बुआई करें जहां आपके पास सिर्फ पानी की व्यवस्था हो, और आप जो है खेत को पलेवा देकर के इसकी बुआई का समय है, खेत तैयार करें और बुआई करें। जी शुभाधर जी, जैसा कि हम सिंचाई के बारे में बात कर रहे थे, गेहूं में और जौ के बारे में भी आपने बताया। हाँ, तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए? जी हाँ, एक बहुत मुख्य बात है सिंचाई के अलावा हमारी गेहूं और जौ दोनों ही फसलें इस समय चूंकि बालियां आई हुई होती हैं, तो हम देखते हैं इस समय जो खरपतवार रह गए थे, जो जिनका नियंत्रण नहीं हो पाया था, इस समय सभी में फूल आना शुरू होता है। क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो गेहूं और जौ जैसे ही दिखते हैं और उनको शुरू में पहचानना मुश्किल होता है, जैसे जंगली जई हुई और इसी तरीके से फेलेरिस माइनर, जिसे हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, मडूसा भी कहते हैं, तो इसके कई अलग अलग नाम हैं। तो ये जो है खरपतवार निकलकर ऊपर इनकी बालियां दिखाई देने लगती हैं। तीसरा, बथुआ भी इस समय जो बच जाता है वो इतना तेज़ी से बढ़ता है तो और अपना बीज बनाने की कोशिश करता है, पूरा बीज से लदा हुआ होता है। तो इस समय जितने खरपतवार हैं उनको अगर हाथ से खींच लिया जाए, हाथ से खींचकर अलग करके और हम एक जगह ढेर लगा के उसको नष्ट कर दें, तो जो खेत में बीज अगली फसल के बनने वाला है वो नहीं बनेगा। तो एक ये उपाय जरूर करें। साथ साथ ये भी करें, जब खेत में घुस ही रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे किसान भाई अपना बीज, अपने खेत का बीज दोबारा प्रयोग करते हैं, अगली फसल के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस समय ये उचित समय होता है कि आप बालियों को देखेंगे तो पता चला उसमें 1-2 बाली अलग साइज की, अलग लंबाई की, अलग कलर की होगी, तो आप ऐसी बालियों को पहचान कर निकाल लें, पूरा पेड़ उसका पौधा ही उखाड़ लें। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रजाति आपने बोई हुई है उस प्रजाति का शुद्ध बीज जब आप कटाई करेंगे तो मिलेगा और वो खरपतवारों के बीज रहित होगा। ठीक है, एक कॉलर है राम रूप है हमारे साथ, जिन्होंने हरियाणा से कॉल किया है। जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी बताइए राम रूप जी, सवाल बताइए अपना। मैडम जी, अभी 1 हफ्ते पहले गेहूं में पानी दिया है, पानी लगाया है। मैडम जी गेहूं में पानी लगाया अभी 1 हफ्ते पहले। जी जी ठीक है। और क्या अभी और पानी की जरूरत पड़ेगी इसमें? जी हाँ, फसल की अवस्था क्या है? आपने 1 हफ्ते पहले लगाया, ठीक है, लेकिन ये बताइए। डॉक्टर साहब बूर ले रही है वो। दूध की अवस्था में है और पकने की अवस्था में, क्या अभी रंग चेंज नहीं हो रहा है? तो मुझे लग रहा है कि दाना आप चाहें तो अभी रंग नहीं बदला है तो आप एक हल्की सिंचाई फिर कर सकते हैं। खेत में नमी के हिसाब से देख के मिट्टी देखें कि मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर आपको ऊपरी परत सूखी दिखाई पड़े तो आप एक सिंचाई, हल्की सिंचाई जो भी करना, अब हल्की सिंचाई ही करना है, बहुत जस्ट पानी उसमें खेत में बस एक बार चला जाए, इस तरीके से कर सकते हैं जी। तो ये हो सकता है आपके दाना भरने पे थोड़ा और आपकी उपज बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है, सिंचाई की महत्वपूर्ण बात आपने बता दी। विक्रम जी आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों के बारे में जायद में, तो इस स्टेज पर और कोई खास बात जो आपको लगता है कि हमारे दर्शक ध्यान में रखें? लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी जी राम दया जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। हाँ जी बताइए। हाँ जी, मूंग का बीज की पूछ रही थी। हाँ जी, मूंग का बीज। मूंग का बीज कहाँ से प्राप्त होगा? हरियाणा से, जिला भिंड है। विक्रम जी मूंग का बीज जानना चाहते हैं ये?
आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई? हरियाणा जींद से बात कर रही है जी, जींद हरियाणा। जी। आपके आसपास जो है ICR है, वहाँ से आपको मिल सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र है, बीज उत्पादन अगर उनके यहाँ है, वहाँ से आपको बीज मिल सकता है। ICR का जो, और अगर आप और दूर जाना चाहें अगर, तो आपका इधर भी ICR का IIPR है, वहाँ से बीज मिल सकता है। किसी भी संस्था से आपको बीज उपलब्ध हो सकता है। ध्यान ये रखें कि आपके जो क्षेत्र है का जो प्रजाति के हिसाब से आप बीज दें। जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे विक्रम जी मुझे? चलिए शायद हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं अपना जो खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहा था, उसमें एक तो आप मैनुअल खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर संभव ना हो और आपको ज्यादा एरिया में आपने उड़द मूंग की खेती की हुई है, तो आप खरपतवार नियंत्रण रासायनिक से भी कर सकते हैं। इसके लिए टेंडर दवा होती है, तो 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। 500 से 600 लीटर पानी का घोल बनाए और इसका छिड़काव बुआई से 3 दिन के अंदर, मतलब जैसे आज बुआई किया है तो इसके 3 दिन के अंदर ही आपको छिड़काव करना है, क्योंकि ये जमाव से पूर्व इसको खरपतवार को नियंत्रित करता है। इसमें एक चीज और ध्यान करें कि जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता है, इसमें स्प्रेयर लेके किसान आगे की तरफ चलता है। जी। अगर छिड़काव आप कर रहे हैं तो संभव हो तो आप इसको छिड़कते हुए पीछे की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो इसमें जो, क्योंकि खरपतवार जो है रसायन है, वो ज्यादा होने पे भी नुकसान करता है, कम होने पे भी नुकसान करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल उचित मात्रा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये चीज़ तो हर जगह लागू होती है कि जो भी आप चाहे जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल करें या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करें, सही क्वांटिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न कम में फ़ायदा होगा और ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे नुकसान होने की आशंका भी बढ़ जाती है। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे लो किसान के साथ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है।
सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमें शिवपुरी से कॉल किया है। यशवंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ जी 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 यशवंत जैन जी बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये कहना है कि हम पहले तो किसान चैनल को बधाई देना चाहते हैं जिसने आज हमारा गेहूं और जोकरी के बारे में जो विषय रखा है जी। तो हमारे यहाँ पर जोकरी के साथ में इंद्रजो पैदा होता है और दूसरा ये है कि एक साधारण जोकरा होता है जिसमें कि ये बियर वगैरह बनती है और भी काम आता है। वो जोकरा जैसे गाय ढोर जानवरों को भी खिलाने के काम आता है। और तीसरा एक जोकरा और होता है जो शुगर की बीमारी में काम आता है। तो हम चाहेंगे कि ये तीनों जो जोकरे होते हैं और उनको हम जैसे गेहूं में इंद्र जो होता है तो उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जी ठीक है। ये सर आप कुछ पूछना चाहते हैं और इसी में और इसकी पैदावार के बारे में भी चाहते हैं कि कम पैदावार होती है जिससे किसान जोकरा कम पैदा करता है। ठीक है यशवंत जी हम आपके सवाल समझ गए और शुक्रिया आपने इतनी सराहना की किसान चैनल की। आपको इससे लाभ हो रहा है जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। सर क्या बताना चाहेंगे। देखिए जो आपने जो बताए 3 तरीके के बिल्कुल सही आपने बताए और इसमें जहाँ तक जो दाने के लिए जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें सभी में फाइबर होता है 4% डाइटरी फाइबर जिसको कहते हैं। और ये जो फाइबर है इसकी वजह से जो डायबिटीज़ की बीमारी है, जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, अगर उसका हम सेवन करते हैं उस जौ का तो वो सब की बीमारियों पे असर पड़ता है और कम हो जाती हैं बीमारियों का। जो अगर लगातार इसको खाते रहें तो नहीं होता है। इसलिए आजकल देखा होगा आपने कि गेहूं में जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन की वजह से बताते हैं बहुत सारा नुकसान भी होता है, हर एक को सूट नहीं करता। तो उसमें अगर जौ मिलाकर, जौ का आटा मिलाकर खाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है कि जो एक हम करते हैं जानवरों के दाने के लिए तो उसमें भी कोई अलग नहीं है। जो हम खुद खाते हैं जो उसकी अलग प्रजातियां नहीं है। हाँ आजकल प्रजातियां कुछ ऐसी बनाई गई हैं जो दाने के लिए भी उपयुक्त हैं और चारे के लिए। आप जौ बोइए और 55 दिन पर उसको काट लीजिए तो हरा चारा प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़ने को छोड़ दीजिए और आपको पूरी की पूरी फसल में जितनी पैदावार होती है वो मिल जाएगी। जी जी। तीसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल पर्पज जिसके लिए हम जो उद्योगों के लिए जैसे आप बियर माल्ट वगैरह बनाने के लिए जो बेबी फूड्स बनते हैं इनके लिए तीसरे तरीके की प्रजातियां उपलब्ध हैं जो कि आजकल हमारे करनाल केंद्र से और जयपुर से, जोधपुर, राजस्थान में कई जगह से कई प्रजातियां निकली हैं आरडी से सीरीज की। तो उस तरीके की प्रजातियां भी हैं जो माल्ट और बियर के लिए भी उपयुक्त हैं और जो जानवरों को दोनों काम करने के लिए, हरे चारे और दाने के लिए और हमें खुद के खाने के लिए हर तरीके की प्रजातियां, उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं। इनका आप प्रयोग करेंगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा पैदावार मिलेगी और ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही आज का हमारा समय समाप्त हो गया है क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हमें लगातार
हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए। अब विक्रम जी से बात कर लेते हैं। तो विक्रम जी, कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स हमें बताना चाहेंगे कि बहुत कम शब्दों में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक बार फिर से समराइज कर देना चाहता हूँ कि जो मूंग है वो आप 10 मार्च से 10 अप्रैल तक, उड़द की खेती आप जो कि लंबे समय की होती है, इसको 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। पलेवा देकर बुआई करें। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के पहले ना करें, और संभव हो तो फास्फोरस युक्त जो उर्वरक है उसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, और फलियां तोड़ करके और आप इसकी फसल को खेत में ही आप मिला दें, तो जिससे आपके खेत को हार्मोनिक कार्बन और वातावरण की जो नत्रजन है वो आपकी अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जी ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शिवादर जी, आप भी स्टूडियो में आए, आपने जौ और गेहूं के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारे आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते नजर। कल का हमारा विषय है खेती में महिलाओं का योगदान। इसी पर कल हम बात करेंगे, और आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें, और वॉल पर अपने सवाल या फिर मैसेंजर के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान इस नंबर पर आप कॉल कर अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर से, माफ़ कीजिएगा, हमारे जो तमाम दर्शक हैं जो कि अभी हमारे साथ जुड़े, उन्हें आपको बता दें कि आप हमारे QR कोड को स्कैन करके हेलो किसान भी देख सकते हैं। हेलो किसान देखने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं हेलो किसान से। और आपको बता दें कि YouTube पर हमारे और भी तमाम कार्यक्रम जो किसान चैनल पर हम प्रसारित करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हेलो किसान से हमारे दर्शकों को लाभ हो रहा होगा। नमस्कार।